जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पाकिस्तान मूवमेंट पर एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच और आज के इस एपिसोड के अंदर हम 1940 से लेकर 1945 के हालात व वाक़यात पर MCQs जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है गुज़िश्ता एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा और इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट क्या है। 1857 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और क़याम पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद की गई, जो कोशिशें की गई, वो पाकिस्तान मूवमेंट यानी तहरीक पाकिस्तान का दौर कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस दौर के अंदर कौन कौन से वाक़यात हुए और उनमें से कौन से अहम MCQs जो हैं वो इस वीडियो के अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। ये एपिसोड जो है ये एपिसोड नंबर 6 है और इससे पहले 5 एपिसोड पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से आप तक पहुंच चुके हैं। 1935 से लेकर 1945 तक के जो अहम वाक़यात हैं उनसे मुतल्लिक़ इस एपिसोड के अंदर अहम MCQs जो हैं वो शामिल किए गए हैं। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, तो ये दौर जो है 1940 से अनवर्ड जो दौर है ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए कोशिशों का दौर कहलाता है। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, इस एपिसोड के लिए मैंने ये टाइटल जो है वो मुंतखब किया है। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, राजगोपाल आचार्य फार्मूला, गांधी जना डायलॉग और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अगरचे हम 1935 से लेकर 1940 तक के हालात वाक़यात पर इससे पहले वाला जो एपिसोड है उसमें MCQs शामिल कर चुके हैं, लेकिन इस दौर के अंदर इतने वाक़यात रूनुमा हुए कि एक एपिसोड के अंदर जो है उनका अहाता करना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो और उसमें ऐड कर ली हैं ताकि आपको इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर 1935 से लेकर 1945 तक का जो दौर है उसको जो है वो कवर करने की कोशिश की गई है। मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। टाइटल हमारा है पाकिस्तान मूवमेंट, यानी 1857 से लेकर 1947 के दौर पर हम इससे पहले 5 एपिसोड अब तक पहुंचा चुके हैं और ये हमारा 6वां एपिसोड है जिसमें हम 1935 से लेकर 1945 तक के जो वाक़यात हैं उनके बारे में चंद MCQs जो हैं वो जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और जो पाकिस्तान मूवमेंट को समझने में बड़े मुआवन साबित होते हैं उनका तज़किरा जो है वो आपके साथ कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाई ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर ए नेशन हु सेड, लियाकत अली खान, कायद आज़म पटेल। यानी बाई ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी आर ए नेशन, यानी बैनुल-अक़वामी कवानीन के तमाम असूलों के मुताबिक हम एक कौम हैं। तो ये अल्फाज किसके हैं? हु सेड दिस? लियाकत अली खान, कायद आज़म पटेल। द करेक्ट आंसर इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने ये कहा था कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तमाम असूलों के मुताबिक हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो एक कौम हैं और कौम की खसूसियत ये होती है कि वो आज़ाद होती है या आज़ादी के लिए जंग लड़ रही होती है, कोशिश कर रही होती है। कौम किसी के महकूम नहीं रह सकती। तो बहरहाल उसने जो है आज़ाद होना होता है। तो जब ये तय पा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम हैं तो फिर आज़ादी हासिल करना उनका हक जो था वो ठहरा। नेक्स्ट MCQ है व्हेन मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम कब अमल में लाया गया? 1942, 1943, 1944, 1946। द करेक्ट ऑप्शन इज 1943। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इन
operation from 1921 to 1930, 1935, 1937, 1940. The correct answer is 1937. यानी डियार्की सिस्टम जो है, जिसको उर्दू में दो अमली का निज़ाम कहते हैं, वो 1921 से लेकर 1937 तक हिंदुस्तान में नाफिज रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुताबिक इसे सूबाई सतह पर नाफिज किया गया था, और फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो नाफिज हुआ, तो उस आइन के अंदर जो है इसे सूबाई सतह से ख़त्म करके सेंट्रल सतह के ऊपर यानी मरकज़ के अंदर जो था वो नाफिज कर दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट डेट डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड कंटेनिंग प्रपोजल्स फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि हुकूमत बरतानिया ने 1930 में, 1931 और 1932 में यके बाद दीगरे 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनाकाद जो था वो करवाया था। और इन गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा किया जाए और उनके सलाह मशवरे के बाद हिंदुस्तान का नया आइन जो है वो नाफिज किया जाए, और उसके लिए नई तजावीज़ जो थी वो तैयार की जाए। लेकिन हुआ ये कि तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हुई, तो बिला आखिर बरतानवी हुकूमत ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से जो कुछ उसने परसीव किया और जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको मद्देनज़र रखकर उसने 1933 में जो है चंद तजावीज़ जो थी नए आइन के लिए पेश की, और वो तजावीज़ जो हैं वो वाइट पेपर कहलाती हैं। नेक्स्ट MCQ इज विच न्यू प्रोविंसेस वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन से नए सूबे कायम किए गए थे? सिंध एंड उड़ीसा, सिंध एंड बंगाल, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सिंध एंड उड़ीसा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो है सिंध और उड़ीसा को सूबे का दर्जा जो था वो दे दिया गया था। What was the most distinctive feature of the Act of 1935? दोबारा सुनिएगा, What was the most distinctive feature of the Act of 1935? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे अहम खसूसियत जो थी वो क्या थी? राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सूबाई खुद मुख्तारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सबसे नुमायाँ खसूसियत थी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड द डायरकी सिस्टम एट प्रोविंशियल लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल। मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर ये जो डायरकी सिस्टम था इसको सूबाई सतह पे प्रोविंशियल लेवल पे नाफिज किया गया था, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो है इसको प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म करके इसको सेंट्रल लेवल पे नाफिज किया गया था। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल लेवल, यानी वफाक मरकज़ के अंदर जो है नाफिज किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्राम इंडिया, 1935, 1937, 1939, 1947। यानी बर्मा को हिंदुस्तान से अलग कब किया गया? 1937। बर्मा का आजकल जो नया नाम है वो म्यांमार है, और ये पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, और 1937 में हुकूमत बरतानिया ने इसको अलग करके एक अलग मुल्क का दर्जा दिया था। Who said about the Act of 1935, a new charter of slavery? कायदे आज़म लियाकत अली खान, गांधी, नेहरू। दोबारा सुनिएगा, Who said about the Act of 1935, a new charter of slavery? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में किस शख्सियत ने ये कहा था कि ये आइन जो है ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी है, यानी गुलामी का एक नया चार्टर है। द करेक्ट ऑप्शन इज
नेहरू। ये अल्फाज नेहरू के हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कहे थे। विच एक्ट गेव द प्रोविंसेस ऑटोनॉमी, किस आइन ने जो है सूबों को खुद मुख्तारी दी थी। एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935, none of them. The correct option is Act of 1935. Next option है where the conference of different parties was held to discuss the Wavell Plan. Lahore, Karachi, Shimla, Bombay. The correct answer is Shimla. शिमला के मुकाम पर जो है वाइसराय लॉर्ड वेवल जो थे उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थीं उनके नुमाइंदों से मुलाकात की थी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल्स एंड डिमांडेड। 1942 में 1942 के अंदर जो है एक मिशन जो था हिंदुस्तान आया, मिशन हिंदुस्तान पहुंचा था। डेट मिशन इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। वो कुछ प्रपोजल लेकर आया था हिंदुस्तान के मसले को हल करने के लिए। तो कांग्रेस जो है उसने ना सिर्फ उसको रिजेक्ट कर दिया बल्कि आगे से डिमांड भी की। तो क्या डिमांड थी उसकी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, फ्री नेशनल गवर्नमेंट कायम की जाए या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम की जाए। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने फ्री नेशनल गवर्नमेंट के क़याम का मुतालबा किया था। द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। क्रिप्स मिशन जो है वो हिंदुस्तान में कब पहुंचा, बरसगीर में कब पहुंचा था। 1940, 1941, 1942, none of them. 1942 is the correct option. The next MCQ is the famous August offer was made in August 1940 by the British Viceroy Lord Hardinge, Lord Irwin, Lord Linlithgow. The correct answer is Lord Linlithgow. The Indian National Congress passed the Quit India resolution in जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है जो हिंदू अक्सरियती सियासी जमात थी उसने एक रेजोल्यूशन पास की डेट इज़ कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसने कब ये रेजोल्यूशन पास की थी। 1939, 1940, 1942, 1947। द करेक्ट आंसर इज 1942। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी, इसने हुकूमत बरतानिया से ये मुतालबा किया था कि वो हिंदुस्तान को छोड़ दें। अंग्रेज़ों से कहा कि वो हिंदुस्तान से निकल जाएं, हिंदुस्तान को छोड़ दें और हिंदुस्तान जो है वो उनके हवाले कर दिया जाए। इसके जवाब में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कहा था कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट, कि पहले हिंदुस्तान को तकसीम करो और फिर हिंदुस्तान को छोड़ो। तो जब तक हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हिंदुस्तान का मसला जो है वो हल नहीं होगा। मसले का हल ये नहीं है कि बरतानिया यहाँ से निकल जाए, मसले का हल ये है कि बरतानिया हिंदुस्तान को तकसीम करे और उसके बाद जो है हिंदुस्तान से वो निकल जाए। द नेक्स्ट MCQ is Gandhi Jinnah talks were held in the year 1941, 1944, 1945. Gandhi Jinnah talks were held in the year 1944. गांधी जिन्ना जो मुज़ाकरात हुए थे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और करमचंद दास गांधी के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए तो वो 1944 में हुए थे। नेक्स्ट है गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ, यानी ये जो गांधी जिन्ना टॉक्स हुए थे किस शहर में हुए थे, दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ता। द करेक्ट आंसर इज बम्बे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द फेमस वेवल प्लान was announced in the year of 1945, 1946, 1947. The correct option is 1945. वेवल प्लान जो है उसका ऐलान 1945 में किया गया था। The next option is Gandhi Jinnah talks were held to discuss the Quit India, Partition of India issue, World War II। यानी जो गांधी जिन्ना टॉक्स थे क़ायद आज़म और गांधी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उनका मौजू क्या था,
क्या उसका मौजू क्विट इंडिया मूवमेंट थी जो कांग्रेस ने चलाई थी, या हिंदुस्तान की तकसीम, या फिर सेकंड वर्ल्ड वार? उन दिनों सेकंड वर्ल्ड वार का दौर था। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया इशू, यानी हिंदुस्तान की तकसीम के ऊपर जो है ये मुज़ाकरा जो थे वो किए गए थे। द नेक्स्ट MCQ इज़ द हिस्टोरिकल शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 was attended by 15 Indian leaders, 20 Indian leaders, 21 Indian leaders. The historical Shimla Conference of 1945 was attended by 20 Indian leaders, यानी इसमें 20 इंडियन लीडर्स जो थे वो शामिल हुए थे। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो वाइसराय लॉर्ड वेवल ने जो थी वो बुलाई थी। इन द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 Unionist Party was represented by Khan Sahib, Khizr Hayat Khan, ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो करेक्ट आंसर इज़ खिज़र हयात खान। ये यूनियनिस्ट पार्टी के थे और ये उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग अटेंडेड द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। जो शिमला में जो 1945 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कितने मुसलमान नुमाइंदे शामिल हुए थे? तो करेक्ट आंसर इज़ 6। मुसलमान ही, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कितने नुमाइंदे शामिल हुए थे? उसमें दो तरह के लोग शामिल हुए थे। एक तो था मजमूई तौर पे मुसलमान कितने शामिल हुए, और दूसरा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कितने नुमाइंदे शामिल हुए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 6 नुमाइंदे शामिल हुए थे, जो इस MCQ का जवाब है। इसके अलावा भी 3 लोग शामिल हुए थे, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 6 मुस्लिम नुमाइंदों के अलावा 3 मज़ीद मुस्लिम नुमाइंदे शामिल हुए थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि कुल जो है 8 मुसलमान नुमाइंदे शामिल हुए थे, लेकिन जो बाकी 3 थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदे नहीं थे, वो कांग्रेस के नुमाइंदे थे। मसलन उसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल हुए और यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से खिज़र हयात खान टवाना शामिल हुए थे। और इसके अलावा खान साहब जो थे, डॉक्टर खान साहब जो थे, वो NWFP की तरफ से जो है वो शामिल हुए थे, और वो जो है वो कांग्रेस के हामी लोगों में जो थे शुमार होते थे। द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज हु वाज ए नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर अमंग द फॉलोइंग लीडर्स? कैद आज़म, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद। तो एक अहम क्वेश्चन है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके वाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि वो मुसलमान, हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो एक कौमी नज़रिया के हामी थे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के हामी थे और हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, दोज मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर कॉल्ड नेशनलिस्ट मुस्लिम्स। तो एक वो मुसलमान थे जो हिंदुस्तान की तकसीम चाहते थे, या वो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, दो कौमी नज़रिया के हामी थे, और एक वो मुसलमान थे जो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे। वो मुसलमान जो हैं जो हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, दो कौमी नज़रिया की बजाय एक कौमी नज़रिया के हामी थे। एक कौमी नज़रिया ये था कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक कौम हैं। तो ये जो मुसलमान थे ये नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कहलाते थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो एक नेशनलिस्ट मुसलमान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अटेंडेड the Shimla Conference as the president of All India Muslim League, All India National Congress, Unionist Party. The correct answer is All India National Congress। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1945 के अंदर जब शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तो उस वक्त वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस द वाइसराय ऑफर्ड 5 मिनिस्ट्रीज टू मुस्लिम्स इंक्लूडिंग 4 to मुस्लिम लीग एंड 1 to, दोबारा इसको समझ लीजिएगा सवाल को, जब शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल की सरपरस्ती में हुई 1945 में, तो उसमें वाइसराय ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 5 वजारतों की पेशकश की थी, और उन 5 में से 4 मुस्लिम लीग के लिए थी और एक किसी और सियासी जमात के लिए थी, जो थी तो मुसलमानों की सियासी जमात, लेकिन वो
मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र की हामी नहीं थी। तो जो दूसरी वजारत जो पेश की गई वो था नॉन लीगियर सिंध मुस्लिम्स, नॉन लीगियर पंजाबी मुस्लिम्स, यूनियनिस्ट। क्वेश्चन की सेंस को दोबारा समझिएगा। ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस द वाइसराय ऑफर्ड 5 मिनिस्ट्रीज टू मुस्लिम इंक्लूडिंग 4 टू मुस्लिम लीग एंड 1 टू द करेक्ट ऑप्शन इज नॉन लीगियर पंजाबी मुस्लिम्स। यानी जो मुसलमान तो थे लेकिन वो मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे, और पंजाब को जो है ये पेशकश की गई थी। और यूनियनिस्ट पार्टी जो है, जो खिज़र हयात खान जिसके सरबराह थे और वो वज़ीर आला थे पंजाब के, और उन्होंने इसमें शिरकत भी की थी, उनको जो है एक वजारत दी गई थी। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के नुमाइंदों ने इसकी सख्त मुखालफत की थी और इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। उनका मुतालबा ये था कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वहीं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, वहीं मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, लिहाजा तमाम वजारतें जो हैं उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हक़ है, किसी और पार्टी को जो है ये वजारतें नहीं दी जा सकती। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 कंक्लूडेड ऑन, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस जो है कब मुकम्मल हुई? जुलाई 10 1945, जुलाई 14 1945, जुलाई 20 1945। द करेक्ट आंसर इज जुलाई 14 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस 14 जुलाई 1945 को जो थी वो ख़त्म हो गई थी और कॉन्फ्रेंस अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हुई थी। ये आपको आ सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो कामयाब हुई या नाकाम हुई, तो वो बहुत वाज़ेह है कि लॉर्ड वेवर ने खुद अनाउंस किया था कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हुई है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द मुस्लिम लीडर हदायतुल्लाह खान who attended the Shimla Conference of 1945 was Premier of Sindh, Premier of Punjab, Premier of Bengal. The correct option is Premier of Punjab, यानी हदायतुल्लाह खान जिन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी वो कौन थे? उस वक़्त वो सूबा सिंध के वज़ीर आला थे। MCQs का सिलसिला ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के बारे में, तहरीक पाकिस्तान के बारे में हमारा ये सिलसिला जारी है। आज उसकी 6ठी एपिसोड 6 एपिसोड आप तक पहुंची है और एक एपिसोड जो है वो और है जो 1945 से लेकर 1947 तक आएगी। उसमें अहम MCQ शामिल किए गए हैं और आखिर में जो है पाकिस्तान के लिए एक दुआया नज़म जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत नज़म है, आप उसको सुनेंगे यकीनन आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नज़म कुछ इस तरह है। रब करे इस धरती उत्ते, रब करे इस धरती उत्ते, पूरे जिन्ना दुख ना होवे, किसे दा पीला मुख ना होवे, कोई भी सुक्का रुख ना होवे, उतर जानी भुख ना होवे। रब करे इस धरती उत्ते कलियां फुल हुलारे होवन, रब करे इस धरती उत्ते कलियां फुल हुलारे होवन, जगमग करदे तारे होवन, हर थां रूप नज़ारे होवन, बंदे डाढे प्यारे होवन, जिंदगी दे सुख सारे होवन। रब करे इस धरती उत्ते, रब करे इस धरती उत्ते रीझां सदरां चावां खेडन, ठंडियां ठंडियां छावां खेडन, बदलां नाल हवावां खेडन, सावां दे संग सावां खेडन, किंगरी पापा बावां खेडन। रब करे इस धरती उत्ते थां थां खंड पतासे नचन, हर वेले हर पासे नचन, हिम्मतां नाल दलासे नचन, तोले नचन मासे नचन, जिधर वेखो हासे नचन। रब करे इस धरती उत्ते वन सवनियां जातां मुकन, उचियां नीवियां बातां मुकन, लोड़ां दी कम जातां मुकन, जुल्म दियां बरसातां मुकन, काल कलोटियां रातां मुकन। रब करे इस धरती उत्ते हर एक शाम सुहानी होवे, शहद तो मीठा पानी होवे, फूलां दी पस डानी होवे, हर कोई राजा रानी होवे। रब करे इस धरती उत्ते प्यार वफा दे मेले होवन, हीरा होवन बेले होवन, खुश गुरवां दे चेले होवन, वाधू पैसे तेले होवन,
ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਵੇਲੇ ਹੋਵਨ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੁਲਾਰੇ ਹੋਵਨ, ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਵਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਰੂਪ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਵਨ, ਬੰਦੇ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੋਵਨ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਤਰ ਜਾਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ